हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। मैं आलोक आपके समक्ष आपके पुस्तक का तीसरा पाठ आवारा मसीहा, जो विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित है, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शरद चंद्र का बाल्यकाल अपने नाना के घर बीता। एक दिन शरद अपने मामा के साथ बाग में घूमने को कहने लगे, और जब वो बाग में पहुंचे तो घूमते घूमते वे हर एक पेड़ों से मानो विदा ले रहे थे, क्योंकि शरद को कुछ दिनों में वापस अपने घर लौटना था। और उनके पिता मोतीलाल प्रकृति के स्वप्नदर्शी व्यक्ति थे। जीविका का कोई भी उन्हें बांध नहीं था, और मोतीलाल की समस्त कला साधना व्यर्थता में ही सफल हुई। उनके लिए परिवार का पालन पोषण करना असंभव हो गया था। इसी कारण शरद की माँ भुवन मोहिनी एक दिन सबको लेकर भागलपुर चली गई। भागलपुर आने पर शरद चंद्र को दुर्गाचरण एमई स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। शरद बहुत ही शरारती विद्यार्थी थे, परंतु पढ़ाई में भी वह अपनी कक्षा में अच्छे विद्यार्थियों में गिने जाते थे। शरद के नाना कई भाई थे और संयुक्त परिवार में रहते थे। उनके मामा मौसियों की संख्या भी काफी थी। शरद के मामा मणिन्द्र उनके सहपाठी थे, और उन्हें पढ़ाने के लिए उनके नाना ने अक्षय पंडित को नियुक्त कर रखा था। वह बहुत कठोर स्वभाव के थे। इस विद्यापन के समय भी कम शरारत नहीं चलती थी। एक दिन मणि और शरद ने शरारत शरारत में दिया गिरा दिया। सारा तेल चद्दर के ऊपर फैल गया। अंधेरे का फायदा उठाते हुए शरद और मणि वहां से भाग गए। बेचारे देवी को सजा मिली, उसे अस्तबल में बंद कर दिया गया। अगले दिन देवी मामा को प्रसन्न करने के लिए उन्हें रिश्वत देनी पड़ी। शरद के बड़े मामा ठाकुरदास सभी बच्चों की पढ़ाई का देखभाल करते थे। शरद के प्रेरणा पाकर उसकी कक्षा के अन्य छात्र भी विद्यालय की घड़ी को 10 मिनट आगे बढ़ा देते थे। धीरे धीरे ये समय 1 घंटा कर दिया गया। एक दिन अध्यापक ने उनकी चोरी पकड़ ली और सभी बच्चे डर से भाग गए, लेकिन शरद भोली सी सूरत बनाए वहीं बैठे रहे। शरद के बहुत से शौक थे, जैसे पशु पक्षी पालना और उपवन लगाना, परंतु तितली पकड़ने का उन्हें बहुत ज्यादा शौक था। उन्होंने विभिन्न रंगों की अनेक तितलियों को काट के बक्से में बंद कर रखा था। शरद की छात्रवृत्ति की परीक्षा पास करने के पश्चात अंग्रेजी विद्यालय में दाखिला हुआ। वहां भी उसकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं आई। उनके परिवार में पतंग उड़ाना वर्जित था, परंतु शरद को लट्टू घुमाना, गुल्ली डंडा और पतंग उड़ाना जैसे निषिद्ध खेल, अर्थात वह खेल जिनके लिए मनाही थी, उनको खेलने का बहुत शौक था। शरद बाग से फल चुराने की कला में भी अव्वल थे। यदि वह कभी पकड़े भी जाते तो दंड भी सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। पिता की भांति उसमें भी सौंदर्य बोध था। वह अपने पढ़ाई के कमरे को खूब सजा कर रखते थे, और स्वभाव से वह अपरिग्राही थे। दिन भर वह अपनी जितनी गोलियां और लट्टू जीतता, वह शाम को उसे अपने छोटे बच्चों में बांट देता था। शरद अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के दौरान अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने अभिभावकों से छुपाकर कसरत के लिए एक अखाड़ा बना रखा था। उनका विश्वास था कि तैरने से शरीर बनता है। एक दिन वह मामा मणि को साथ में लेकर गंगा में तैरने चल गए, पर बदकिस्मती से उस दिन नाना अघोरनाथ असमय ही घर लौट आए। थोड़ी देर बाद जब शरारत और मणि वापस आए तो उन्हें डांट पड़ी। जिस समय नाना मणि को मार रहे थे, तब नानी ने शरद को छुपा दिया था। शरद को खेल के साथ साथ पढ़ाई का भी बहुत शौक था। वह सिर्फ स्कूल की ही पुस्तकें नहीं पढ़ता, अपितु पिता के संग्रहालय में जो भी पुस्तकें उसके हाथ लग जाती, छिपाकर उन्हें पढ़ डालता। एक बार उसने संसार कोश नामक पुस्तक पढ़ी। उस पुस्तक में यह भी बताया गया था कि गुरुजनों के दंड से कैसे मुक्ति मिल सकती है। उसमें सांपों को बस में करने का मंत्र भी लिखा हुआ था। शरद ने अपने लिए एक तपोवन बना रखा था। उसने तपोवन के विषय में किसी को नहीं बताया था, सिवाय सुरेंद्र मामा के। शरद उसी तपोवन में इस शर्त पर लेकर गया था कि वह इस स्थान का पता किसी को नहीं बताएंगे। सुरेंद्र ने सूर्य के और गंगा और हिमालय को साक्षी करके यह प्रतिज्ञा ली थी कि वह किसी को भी तपोवन के बारे में नहीं बताएगा। सुरेंद्र ने तपोवन को देखते ही कहा था, यह स्थान तो बहुत ही सुंदर है। शरद इसी एकांत में आकर अपना विद्या अध्यापन किया करते थे। यह स्थान प्रकृति की गोद में था। शरद ने अपनी
विद्यालय की पुस्तकालय से अधिकतर रचनाएं यहीं लाकर पढ़ डाली थीं। वह केवल उन्हें पढ़ते ही नहीं थे, अपितु उन्हें समझने और आसपास के वातावरण को सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए भी उन्हें यह स्थान उपयुक्त लगता था। उनमें एक सहज प्रतिभा भी थी। एक बार एक स्त्री का रुदन सुनकर शरद अध्यापन अघोरनाथ से बोला कि यह स्त्री बहुत दुखी है और कल रात इसका अंधा स्वामी मर गया। परेशान लोग बड़े आदमी की तरह नहीं रोते। उनका रोना दुख से विदीन प्राणों का कर्तन होता है। कम उम्र में शरद सोने का इतना सूक्ष्म विवेचन सुनकर अघोर बाबू विस्मित हो उठे। गांगुली परिवार में उसकी इस सहज प्रतिभा को पहचानने वाला कोई नहीं था। शरद का साहित्य से परिचय अपने छोटे नाना अमरनाथ और उनकी नानी कुसुम कामिनी के माध्यम से हुआ। शरद को इन दोनों ने ही साहित्य के प्रति संवेदनशील बनाया। उन्होंने ही बंकिम चंद्र आदि नए लेखकों की रचनाओं से शरद का परिचय कराया। कथा शिल्पी शरद चंद्र के निर्माण में कुसुम कामिनी का अमूल्य योगदान भी रहा। शरद के लिए अब नाना का घर ज्यादा दिन तक रहना असंभव था। नाना की मृत्यु के पश्चात उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। सभी नाना भाई अलग अलग हो गए थे। एक दिन मोतीलाल और भुवन मोहिनी शरद को साथ लेकर अपने घर देवानपुर वापस लौट आए। यहाँ उनका जीवन घोर अभाव में बीता। पर उनकी पढ़ाई के लिए घर तक बेच देना पड़ा। देवानपुर आकर शरद की शरारतें बहुत बढ़ गईं। मोतीलाल चट्टोपाध्याय 24 परगना जिले में मामूदर पर के रहने वाले थे। उनके पिता बैकुंठनाथ चट्टोपाध्याय संभ्रांत राठी ब्राह्मण परिवार के एक स्वाधीन चेता और निर्भीक व्यक्ति थे। जमींदार को झूठी गवाही देने से इनकार करने पर मोतीलाल बैकुंठनाथ की मां रातों रात अपने भाई के साथ देवानपुर चली गईं। कुछ बड़े होने पर मोतीलाल का विवाह भुवन मोहिनी से हो गया। मोतीलाल कल्पनाशील व्यक्ति थे। मोतीलाल की मां साहसी सहगृहिणी महिला थी, तो उनकी पत्नी शांत प्रकृति और निर्मल चरित्र वाली और उदार वृत्ति की महिला थी। 15 सितंबर 1876 में इनके घर शरद का जन्म हुआ। देवानपुर बंगाल का एक साधारण सा गांव है और नवाबी शासन में यह फारसी भाषा की शिक्षा का केंद्र था। इसकी गणना प्राचीन सप्तग्रामों में होती है और भारत चंद्र के समय इस गांव में हरिराम राय और रामचंद्र दंड मुंशी पढ़ाने लिखाने का काम करते थे। इसी गांव में शरद का बाल्यकाल अत्यंत अभाव से आरंभ हुआ। शरद की माता एक सजग और सुलझी हुई महिला थी। उसका कोमल मन सबसे दुख से द्रवित हो उठता था। शरद जब 5 वर्ष के हुए तो उन्हें प्यारी पंडित की पाठशाला में भर्ती करा दिया गया। शरद बचपन से ही बहुत शरारती थे। पाठशाला से प्रतिदिन कोई ना कोई काम करके ही घर लौटते थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनकी शरारतें भी बढ़ती चली गईं। एक बार शरद ने पंडित की चिलम में तंबाकू के स्थान पर ईंट के टुकड़े डाल दिए। पंडित जी शरद की इस शरारत पर बहुत क्रोधित हुए और उसकी शिकायत लेकर उनकी माँ के पास गए। शिकायत सुनकर शरद की माँ बहुत क्रोधित हुई और शरद के घर लौटने पर उन्होंने शरद की खूब पिटाई भी की। शरद पढ़ाई में तेज थे, इसलिए कई बार पंडित जी उनकी शरारतों को अनदेखा कर जाते और शरद पंडित के जी के बेटे काशीनाथ का परम मित्र भी थे और वह एक बार शरद की मित्रता काशीनाथ के मित्र की बहन धीरू से हो गई। शरद और धीरू अधिकतर एक साथ ही घूमते, खेलते और झगड़ा करते नजर आते थे। वह हर काम में शरद की साथी थी। उसे कक्षा के प्रमुख छात्र भोलू की देखरेख में पढ़ना होता था। एक दिन शरद भोलू को चकमा देकर भाग गया। सिर्फ धीरू ही जानती थी कि शरद कहाँ होता है। एक दिन धीरू ने देखा कि शरद हुक्का पी रहा है। धीरू ने जाकर शरद की माँ को बता दिया और उसी शरद को माँ के हाथों मार भी खानी पड़ी। इससे धीरू और शरद की मित्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरू और शरद पूरे गांव भर में शरारतें करते रहते थे। शरद को घूमने फिरने का बहुत शौक था और एक दिन सरस्वती घाट के किनारे एक डोंगी देखी तो उसे खेता हुआ 3-4 मील दूर कृष्णपुर गांव में जा पहुंचा। वहां रघुनाथ बाबा का प्रसिद्ध अखाड़ा था। वहीं जाकर कीर्तन में उपस्थित हो गया। अगले दिन मोतीलाल को पता लगाते लगाते स्वयं उसे लेने वहां जाना पड़ा। एक वर्ष पश्चात मोतीलाल को डोहरी आन सोन में एक नौकरी मिल गई।
शरद भी पिता के साथ वहीं रहने लगा। वहां उसका सारा समय खेलकूद में ही व्यतीत हुआ करता था। देवानपुर लौटने पर उसे एक शौक लग गया। बंसी में आटे की गोलियां मिलाकर उसे पानी में डाल देता और उन्हें देखता रहता था। एक दिन मोहल्ले का नयन बगदादी दादी के पास पहुंचे 5 रुपए मांगने आया और बदले में शरद को दूध पिलाकर अदा कर देने को कहा। उसने कहा बसंतपुर में उसका एक रिश्ते का भाई है, वहीं से वह एक अच्छी सी गाय लाना चाहता है, और दादी ने उसे 5 रुपए दे दिए। शरद भी चुपचाप नयन बगदादी के पीछे पीछे चला गया। बसंतपुर पहुंचकर नयन की बुआ ने उसकी खूब मेहमान नवाजी की। उसे गाय मिली और बालक शरद को बांस की कमचियां। नयन की बुआ ने रुपए भी लौटा दिए। लौटते समय दिन डूब चला था। शरद और नयन जब कच्ची राह पर पहुंचे तो झाड़ झंकाड़ों वाला वह जंगल और भी घना हो गया। इसी जंगल में लुटेरे आदमी को मारकर गाड़ देते थे और पुलिस उधर मुंह भी नहीं करती थी। शरद थोड़ा डर गया था। कुछ दूर जाकर पता चला कि डाकुओं ने एक वैष्णव भिखारी को मार डाला था। अब तो नयन और शरद से रहा न गया और वह लुटेरों को ललकारने लगे। नयन के हाथ एक लुटेरा लग गया। शरद और नयन ने उसे खूब पीटा और अपने घर की ओर चल दिए। 3 वर्षों तक नाना के घर रहने के पश्चात शरद को अब फिर से देवानपुर लौटना पड़ा। बार बार स्थान परिवर्तन की वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई में भी काफी नुकसान हुआ और भागलपुर में रहते हुए विभिन्न प्रकार की शरारतों के बावजूद शरद ने हमेशा अच्छा लड़का बनने का प्रयास किया था। शरद देखने में सुंदर नहीं था, आंखों को छोड़कर उसमें कोई विशेष लक्षण नहीं था, परंतु आंखों की यह चमक ही सामने वाले को बांध लेती थी। उनकी बुद्धि भी तीक्ष्ण थी, परंतु दिशाहीन कड़े अनुशासन की वजह से उसका प्रयोग पथभ्रष्टता में ही अधिक होता था। देवानपुर लौटकर यह पथभ्रष्टता और भी बढ़ गई। शरद को हुगली ब्रांच स्कूल की 4ठी श्रेणी में प्रवेश कराया गया। 2 कोस चलकर स्कूल जाना पड़ता था। निर्धनता इतनी थी कि आसानी से फीस का प्रबंध भी नहीं हो पाता था। आभूषण बेच देने और मकान गिरवी रख देने पर गरीबी नहीं मिटती थी। वह दूसरों के बागों में फल फूल चोरी करता और अपने दोस्तों और गरीबों में बांट देता था। इसलिए जहां कुछ लोग उनसे परेशान थे, वहीं अधिकतर लोग उसको बहुत प्यार भी करते थे। शरद चोर नहीं था, वह दुस्साहसी और परोपकारी था। शरद और उसके साथियों का अड्डा ताल के किनारे वाला बाग था। उसके पास ऊंचे टीले की आड़ में एक गहरा गड्ढा था। वह वहीं पर अक्सर रहता था। सब लूटी हुई सामग्री वह यही रखा करते थे। शरद के दल में सदानंद प्रमुख था। इस दल के उत्पात जब बहुत बढ़ गए, तब सदानंद के अभिभावकों ने उसे शरद से कभी न मिलने के लिए कहा। सदानंद के घर की छत से लगा एक ऊंचा पेड़ था। उसी पेड़ पर चढ़कर शरद छत पर पहुंच जाता और दोनों खूब शतरंज खेलते। शरद में गल्प गड़बड़ाकर सुनाने की जन्मजात प्रतिभा थी। 15 वर्ष की आयु में भी वह इस कला में पारंगत हो चुका था और इसके लिए वह पूरे गांव भर में प्रसिद्ध भी था। एक दिन शरद ने मौलिक कहानी काशीनाथ लिखनी आरंभ की। काशीनाथ उसका गुरु भाई था। उसी को नायक बनाकर उसने यह कहानी शुरू की थी। उसी समय वह छोटी सी कहानी थी। बाद में भागलपुर में उसने काकबासा और कोरल ग्राम 2 और कहानियां लिखी। उनमें बचपन से ही सूक्ष्म पर्यवेक्षण की क्षमता थी। जो कुछ भी देखते उसे गहराई से जानने का प्रयास करते और उसको जानने की कोशिश करते। गांव में नीरू नाम की एक ब्राह्मण कन्या थी। वह बाल विधवा थी। 32 वर्ष की आयु तक कोई कलंक उसे छू भी नहीं पाया था। शरद उसे दीदी कहा करता था। 32 वर्ष की आयु में गांव के स्टेशन का परदेसी मास्टर उसके जीवन को कलंकित करने के ना जाने कहां भाग खड़ा हुआ। गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया। किसी को भी उसके पास जाने की आज्ञा नहीं थी। उसे किसी से भी कोई शिकायत नहीं थी। वह खुद को दोषी मानती थी और उसने उस दंड को हंसते हंसते स्वीकार भी कर लिया। उसके मरने पर भी किसी ने उसको छुआ तक नहीं। उसे उठाकर जंगल में फेंक दिया गया। शरद ने यही विलासी कहानी के कायस्थ मृत्युंजय को सपेरा बनते हुए देखा था। शरद छिप छिप कर मृत्युंजय के पास जाया करता और उसे सांप पकड़ना और जहर उतारने का मंत्र आदि सीखता। एक दिन एक जहरीला सांप पकड़ते हुए मृत्युंजय चूक गया और नाग ने उसे डस लिया
उसे बचाने के सारे प्रयास निरर्थक गए। 7 दिन मौन रहने के पश्चात विलासी, जो कि मृत्युंजय की पत्नी थी, ने आत्महत्या कर ली। वर्षों बाद कथा शिल्पी शरद चंद्र के अनुसार विलासी का जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था, मैं जानता हूँ वे सभी साधु, ग्रस्त और साध्वी गृहिणियां थीं। अवश्य ही उन्हें स्वर्ग सतीलोक मिलेगा। शास्त्रों के अनुसार यह निश्चय ही नरक गई होगी। परंतु वे कहीं भी जाए, जब मेरा अपना जाने का समय आएगा, तब इतना तो मैं कह सकता हूँ कि वैसे ही किसी एक नरक में जाने के प्रस्ताव से मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसे अपने पिता की अधूरी कहानी की पुस्तकों में से भी कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती रहती थी। शरद के परिवार की स्थिति सचमुच बहुत खराब हो चुकी थी। दादी का देहांत हो चुका था। दरिद्रता और अपमान को सहन करने की उसकी मां की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। दीवानपुर में रहने और उसके लिए और असंभव हो चुका था। फिर वह अपने चाचा अघोरनाथ के यहाँ चली आई। शरद फिर कभी दीवानपुर वापस नहीं लौटा। यहाँ उसका सारा जीवन घोर दरिद्रता और अभाव में ही बीता। माँ और दादी के रक्त और आंसुओं से इस गांव के पथ घाट भीगे हुए हैं। दरिद्रता के जो भयानक कथा शिल्पी शरद ने शुभदा में खींचे थे, हालांकि उनके पीछे निश्चय ही उसका यह अभिज्ञता रही होगी। शरद ने यहीं से संघर्ष और कल्पना से प्रथम परिचय पाया था। यह था आपके पाठ 3 का सार। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।